इट्स अ स्टोरी अबाउट अ लेडी जो कि वेरी गुड टीचर से एक टैरो कार्ड रीडिंग में कैसे कन्वर्ट हुई। तो आइए सुनते हैं इनकी कहानी कि एक सोल पर्पस था मेरा। आई वॉज अ बायोलॉजी टीचर, आई वॉज वेरी हैप्पी, बट आफ्टर सम टाइम फैमिली, बेबीज एंड ऑल की वजह से आई जस्ट ड्रॉप माई करियर। मुझे अपनी सिचुएशंस को अपने अंडर कंट्रोल लेना है और आगे बढ़ना। और लेकिन अगर आप चाहें तो खुद पास्ट लाइफ देखें तो उससे आपके एक्सपीरियंसेस और गहरे होते हैं। टैरो इज ऑल अबाउट द एनर्जी। तो वन का आगे आने वाला जो अगस्त है बचा हुआ, वो कैसा रहने वाला है, दैट इज अ जस्टिस का। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पॉड पे। आज हम आपके लिए एक बहुत यूनिक एपिसोड लेकर आए हैं। इट्स अ स्टोरी अबाउट अ लेडी जो कि एक टीचर से, यस अ बायोलॉजी टीचर, अ वेरी गुड टीचर से एक टैरो कार्ड रीडिंग में कैसे कन्वर्ट हुई। तो आइए सुनते हैं इनकी कहानी। वेलकम टू द शो जया जी, आप कैसे हैं? बहुत अच्छे। ईश्वर की बहुत बहुत असीम कृपा है। और मैं जानना चाहती हूँ आपकी टैरो कार्ड की जर्नी जो है वो कहाँ से स्टार्ट हुई? मेरी टैरो कार्ड की जर्नी, ये मुझे ऐसा लगता है कि नाउ अब इस लेवल पे पहुंचने के बाद कि एक सोल पर्पस था मेरा, जो कि होना ही था। इट वाज मतलब डेस्टिन्ड कि आपको इस लाइन में आना था। बट अब आप नहीं आओगे तो किसी तरीके से तो यूनिवर्स अपना कुछ काम करेगी, जिससे कि आपको वो चीज़ें दिखाई जाएँगी कि अब आप ये करो। तो आई वाज़ अ टीचर, I was a biology teacher and I was very happy. But after some time, family, babies and all की वजह से I just dropped my career. But after some time, I got into a disease called arthritis and IBS, a big autoimmune disease. And I got into bed for 1.5 years almost. वो समय मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। उस समय मुझे लगा कि कुछ ऐसा है जो ठीक नहीं है। आई मुझे यहाँ से निकलना है। मुझे अपनी सिचुएशंस को अपने अंडर कंट्रोल लेना है और आगे बढ़ना है। तो अ लॉट ऑफ नेगेटिविटी वाज़ अराउंड मी, उसको क्लीन किया गया। एंड आफ्टर सम टाइम एक मोमेंट मैं अपनी लाइफ का एक सुनाना चाहती हूँ आपको कि सिर्फ एक मोमेंट काफ़ी होता है लाइफ चेंज होने के लिए। जब आप अपने चरम सीमा पे पहुँच जाते हो सैडनेस की, अपने दुखों की, तो मैं भगवान के आगे रोई। इतना रोई एंड आई वाज़ दिस कि भैया अब आप मुझे ऊपर ले लो। एंड मुझे शिव बाबा ने लिटरली, मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मुझे खींच लिया ऊपर। एंड दैट वेरी मोमेंट मेरे माइंड की नेगेटिविटी, मेरी लाइफ की नेगेटिविटी, उसमें मेरे गुरु का बहुत बड़ा साथ है। तो उन्होंने उस नेगेटिविटी को अपनी मेंटल स्टेट से बाहर निकाला, डिप्रेसिव स्टेट से बाहर निकाला। तो मुझे लगा कि जब हम कर सकते हैं तो हर कोई कर सकता है। एंड ईश्वर की कृपा से ऑटोमेटिकली टैरो केम इनटू माय लाइफ, है ना। एंड मेरे गुरु के मुख से निकला कि भी आप टैरो कीजिए। तो मैंने कहा कि टैरो मैंने तो आज तक कभी का रीडिंग ही नहीं करवाई, खुद की भी नहीं करवाई, होते क्या है, और आप मुझे कह रहे हो मैं एक टैरो कार्ड रीडर बन जाऊं। एंड मतलब कहते हैं ना, जब आप उसके लिए रेडी हो रहे होते हो तो यूनिवर्स ऑटोमेटिकली, सौम्या मैम आए, उन्होंने सिखाया और जल्दी से सीख भी गए, बिकॉज मेरे पास्ट लाइफ में कहीं ना कहीं आई वॉज ऑलरेडी, मैंने कुछ लर्निंग्स ले रखी थी अपनी। सो दिस वॉज माई जर्नी। और मैं एक ही चीज़ आप सबसे कहना चाहती हूँ स्टेज पे, कि आप कभी हिम्मत मत हारें और लगे हुए रहें। मतलब कहते हैं ना, एक बंदर जो होता है ना, कूदता रहता है। ईश्वर आपके उस हार्ड वर्क को देखता है कि आप अपनी लाइफ चेंज करने के लिए किस हद तक कूदते हो। हाँ, हो सकता है कि उसमें डिलेज आए, बट ये डेफिनेट है कि एक ना एक दिन आप क्लाइंब कर ही जाते हो। एक ना एक दिन आपको वो सही मार्ग मिल ही जाता है जिसके लिए आप बने हो। सो दिस वाज माय लाइफ। हर ये की लिखी भी होती है, बस आपको बस ढूंढना होता है। और ये पूरी लाइफ ही हमारी जर्नी है। मतलब ये ढूंढना ही हमारी जर्नी है। हम गिरते हैं, संभलते, एक चींटी चढ़ती है पहाड़ पे, फिर गिरती है, फिर उसको लगता है नहीं नहीं ये ठीक नहीं है, फिर दूसरी। देखिए, कुछ लोग होते हैं ना, वो बॉर्न ही होते हैं कि भाई वो जल्दी से सीख जाते हैं, लोगों को गिरते हुए देख के सीख जाते हैं। और कुछ लोग होते हैं ना, खुद गिर गिर के सीखते हैं। तो शायद मैं उन लोगों में से हूँ जो गिर गिर के सीख के आगे बढ़े। तो हाँ, हाँ, इसलिए इसके हिसाब से ये है कि मेरे एक्सपीरियंसेस ज़्यादा हो गए हैं, क्योंकि हमने खुद नहीं गिरा है। सो जनरली
एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी मतलब अलग-अलग वेज़ में सब दिखाते हैं, कोई न्यूमरोलॉजिस्ट होता है, कोई एस्ट्रोलॉजिस्ट। बिल्कुल, पर मुझे कभी समझ नहीं आया इन दोनों में डिफरेंस क्या है? बिकॉज़ कहीं न कहीं मुझे लगता है कुछ-कुछ चीज़ें दोनों में अलग आती हैं कहीं न कहीं। तो वो डिफरेंस क्या है? आर दे सेम या फिर अलग-अलग चीज़ें हैं दोनों? देखिए दीज़ आर ओनली द प्रेडिक्शंस है ना, हम मैं टैरो से भी प्रेडिक्ट करूँगी आप कैसा क्या कर सकते हो, फिर न्यूमरोलॉजी से भी हम कर सकते हैं एंड एस्ट्रोलॉजी से भी कर सकते हैं। हाँ, एस्ट्रोलॉजी बहुत कैलकुलेटिव होती है, बहुत हमारा प्राचीन तरीका है, तो उसमें अगर कोई सही कैलकुलेट करने वाला और जिसके ऊपर ईष्ट हो, तो वो बहुत अच्छे प्रेडिक्शंस कर सकता है। और दूसरा है न्यूमरोलॉजिस्ट, तो न्यूमरोलॉजी कहीं न कहीं बहुत अच्छा हमें एक नॉलेज देती ज़रूर है और उसको अगर हम बस ये है कि गहराई कोई भी चीज़ आप करें, है ना? चाहे आप प्रेडिक्शन न्यूमरोलॉजी से करें, चाहे टैरो रीडिंग से करें, चाहे एस्ट्रोलॉजी से करें, बट जितनी गहराई से, जितनी साधना के साथ आप करते हैं, उतनी ही आपकी प्रेडिक्शंस परफेक्ट जाती हैं। अदरवाइज़ तो देखिए सब चीज़ें गूगल पे हैं। आप गूगल पे डालिए, मेरा आपको न्यूमरोलॉजी आपको सब कुछ मिल जाएगा, एस्ट्रोलॉजी आपको सब कुछ मिल जाएगा, टैरो आप एक-एक कार्ड के मीनिंग आपको मिल जाएँगे। आपको क्यों टैरो कार्ड रीडर की ज़रूरत है? आपको एक एस्ट्रोलॉजर की क्यों ज़रूरत है? आपको एक न्यूमरोलॉजिस्ट की क्यों ज़रूरत? क्योंकि वो एक तो रोज़ अपनी साधनाएँ करते हैं, अपने आप को उस डिवाइन पावर से कनेक्ट करने के लिए एंड व्हेन वी आर कनेक्टेड टू द डिवाइन पावर देन ओनली वी कैन प्रेडिक्ट। तो डू यू बिलीव दैट देयर इज़ एन एनर्जी जो आप सामने जब पर्सन बैठा होता है तब उसको प्रेडिक्ट करते हो एंड देन दीज़ कार्ड्स वर्क? बिल्कुल, देखिए ना मुझे ये लगता है कि कार्ड्स सिर्फ़ आपकी प्रेज़ेंस से ही नहीं प्रेडिक्ट होते बिकॉज़ मेरा जो जनरल काम है वो सारा ऑनलाइन भी रहता है। जैसे कि ऑनलाइन पे फ़ोन पे भी मैं उनका नाम बोलती हूँ कि भई ये बंदा है और इसके बारे में क्वेश्चन्स पूछा जा रहा है। एक्चुअली एनर्जी को तो सब कुछ पता है ना, यूनिवर्स को तो सब कुछ पता है है ना? आप उसको गाइडेंस हमें कुछ नहीं देना है, मतलब हवा उसको उनको कुछ कहना ही नहीं है। हमें बस मन में एक थॉट क्रिएट करना होता है, भई ये बंदा है। अब उसका ये प्रश्न है, आप उसके लिए निकालिए, है ना? तो डिवाइन पावर, द डिवाइन एंजल्स विल गाइड, है ना? ये डिविनेशन टूल है एक, है ना? तो वो टूल अपने आप काम करेगा, आप काम नहीं कर रहे हो, वो डिवाइन एनर्जीज़ काम करती हैं। सो ये एक प्रैक्टिस है आपकी मतलब उसको एनर्जी से कनेक्शन और बिल्कुल, आप जितना ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं एनर्जीज़ के साथ में, आप जितना अपने कार्ड्स के साथ में जोड़ते हैं, आप जितना इनको अपनी लाइफ में जितना आप प्रैक्टिस करते हैं, जितना आप अपनी इंट्यूशंस को बढ़ाते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि टैरो नो डाउट कैलकुलेशंस तो हैं, लेकिन ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसमें आपकी डिविनेशन पावर आती है। सेकंड आता है आपका इंट्यूशन। कितना? क्योंकि मैं एक ही कार्ड को आपके लिए कुछ और पढ़ सकती हूँ और कोई और पर्सन मेरे लिए आएगा तो मैं उसको और कुछ गाइड कर सकती हूँ। बिकॉज़ इट्स ऑल अबाउट द एनर्जी कि अभी की एनर्जी क्या कह रही है एंड अबाउट द इंट्यूशंस कमिंग फ्रॉम दैट पॉइंट कि हाँ, ये कार्ड इस बंदे के लिए ये कहना चाह रहा है। सो मुझे ऐसा लगता है कि इसलिए टैरो कार्ड रीडर की ज़रूरत होती है, इसलिए एक एस्ट्रोलॉजर की ज़रूरत होती है और इसलिए एक न्यूमरोलॉजिस्ट की ज़रूरत होती है। तो आप क्या-क्या चीज़ें करती हैं? आप ये टैरोट कार्ड के अलावा और क्या देखिए मैं फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने 2011 में ही रेकी सीखी थी। फिर मैंने रेकी क्रिस्टल हीलिंग, रेकी अपना मास्टर्स डिग्री किया एंड उसके बाद में कुछ थोड़ा गैप आने के बाद में आई हैव डन टैरो कार्ड रीडिंग, न्यूमरोलॉजी आई एम अ न्यूमरोलॉजिस्ट आल्सो एंड आकाशिक रिकॉर्ड रीडर आल्सो। तो ये ये आकाशिक कार्ड रिकॉर्डर क्या होता है? मतलब आई हैव हर्ड फर्स्ट टाइम अबाउट दिस। आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग एक्चुअली ये एक ऐसी रीडिंग है जिसमें जैसे कि आप हैं, है ना? आप आज तो सर्जना बुराना है ना? लेकिन आज आपकी एक लाइफ है। ऐसी कई लाइव्स आपने पास्ट में जी होंगी, है ना? उसकी वजह से आज आपके कुछ कार्मिक अकाउंट्स हैं, आज आपने कुछ करियर अपना चूज़ किया होगा, कब किसी डेथ के समय आपने कुछ थॉट लेवल्स क्रिएट किए होंगे, कुछ लर्निंग्स क्रिएट की होंगी जिसकी वजह से आपको लगता है कि नाउ मुझे ये चीज़ करनी है अपनी लाइफ में, है ना? तो ये सब चीज़ें कहीं पे ना सोल है ना स्टक हो जाती है कि मैं ये कि जैसे कोई पर्सन है, उसके साथ में एक बहुत आपका ऐसा कड़ा रिलेशनशिप इश्यू अगर चल रहा है, तो आप उसके लिए आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग करवा सकते हैं। तो हम क क्या करता है कि आकाश इट इज़ ही इज़ जस्ट अ मीडियम जो हमारी एक जैसे कहते हैं ना चित्रगुप्त है,
तो वैसे ही हमारे एक लाइब्रेरी है, वहाँ पे ऑब्वियसली वो लाइब्रेरियन चित्रगुप्त बैठे होंगे, उनके पास में बुक्स हैं, रिकॉर्ड्स हैं आपकी लाइफ्स के, पास्ट लाइफ्स के और आपकी फ्यूचर लाइफ्स के भी। तो हम बस उनको वहाँ से निकालते हैं, उसको रीड आउट करते हैं और आपको उस प्रॉब्लम के लिए बताते हैं। वैसे तो देखिए अगर आप मुझे कहेंगे भई मैं क्या थी आप मुझे बता दीजिए, तो ये कोई क्वेश्चन नहीं हुआ। बिकॉज़ बहुत कुछ आपके लाइफ्स में कई लाइफ्स रही होंगी, कोई एक लाइफ तो नहीं रही। लेकिन अगर आपका कोई क्वेश्चन है परफेक्टली कि मुझे इस आत्मा के साथ जानना है कि मेरा क्या रिलेशनशिप इश्यू है, या मुझे अपने करियर में मैं यहाँ स्टक हो रही हूँ, क्यों हो रही हूँ? या मेरा ये थॉट प्रोसेस ऐसा है, या मुझे इस टाइप के ड्रीम्स आते हैं, तो बहुत कुछ है जो हम इससे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो रिकॉर्ड रीडिंग भी करना बहुत मतलब मज़ेदार भी है। कभी आप अगर करवा के देखें तो आपको लगेगा कि हाँ, कहीं न कहीं आप उससे रिलेट कर पाएँगे। वैसे इसी में पास्ट लाइफ रिग्रेशंस भी होते हैं जिसमें आप खुद देखते हो। खुद देख हाँ, और आकाशिक क्रिया में क्या होता है कि एक मीडियम आपके लिए दिखता है उसको। दोनों में फ़र्क होता है, लेकिन कुछ लोगों को होता है मेडिटेशन में जाने में प्रॉब्लम होती है, डर लगता है, तो वो एक रिकॉर्ड रीडर की यूज़ कर सकते हैं उसको एज़ अ मीडियम। और लेकिन अगर आप चाहें तो खुद पास्ट लाइफ देखें तो उससे आपके एक्सपीरियंसेस और गहरे होने। तो जैसे कि आपने ना अभी एक पॉइंट बोला था कि हमारे पास्ट के साथ हमारा फ्यूचर भी रिटन है ऑलरेडी। तो मैं जानना चाहती हूँ हम जो आज कर्म कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं? फिर जब हमारा ऑलरेडी लिखा है फ्यूचर ये होने वाला है। बिल्कुल, ये आपका बहुत आई ही एग्री अच्छा क्वेश्चन है कि क्यों ही जब एवरीथिंग इज डेस्टिन्ड कि भाई सब कुछ लिखा हुआ है तो हमको कुछ करना ही नहीं चाहिए, इसका मतलब तो हकदार डरे बैठ जाए। तो देखिए मैंने भी एक बहुत अच्छी जगह से रीड किया था कि देखिए जो हमारे प्रारब्ध हैं, जो आपने पास्ट लाइफ में जो भी कर्मास किए हैं, वो आपके सीड्स हैं। से आप सर्जना जी के पास में ये सीड्स है, 5 सीड है ना? अब ये जो 5 सीड्स आप लेके आए हो, है ना? एक आम का है, एक बबूल का है, एक करेले का है, जो भी आपके पास सीड्स हैं वो भी, है ना? लेकिन अब आप उस सीड्स को कितना सहेजते हो? आप उसको कैसा पानी देते हो, आप उसकी सिंचाई कैसे कर रहे हो, आप उसकी देखभाल कैसे कर रहे हो, आप उसको ग्रो करने में कितना हेल्प आउट कर रहे हो, ये है आज के कर्म आपके। अगर आज के कर्म आप ये नहीं करते हैं तो क्या आपके पास आम का पेड़ होगा तो भी क्या आपको अच्छे फल देगा वो? लेकिन अगर आपके पास में कोई औषधि का पेड़ है, जैसे मान लीजिए आपके पास करेले का भी बीज है, लेकिन अगर आपने उसकी अच्छी सिंचाई की, अच्छा उसके ऊपर वर्क ऑन किया, तो आप उस करेले के फ्रूट से निकलेगा तो करेला, लेकिन क्वालिटी बहुत अच्छी होगी। तो इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम अ, वर्क करें आज का हमारा कर्म। और टैरो रीडिंग में सबसे अच्छी बात ये है कि वो हमें ये जरूर, मैं आई विल नॉट से कि प्रिडिक्शंस 100% राइट होते हैं, बट प्रिडिक्शंस आपको ये कहता है कि भाई आप बीमार पड़ सकते हो, तो आज क्या करना है आपको? अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। अच्छा आपका एक्सीडेंट होने के चांसेस है तो क्या कर सकते हो भाई? ध्यान रखो। अच्छा आपके ये होने के चांसेस हैं तो आपको क्या कर लेना चाहिए? पहले से ये तैयारी कर लेनी चाहिए। तो ये बहुत आपको एक अच्छा टूल इसमें मिल जाता है। प्लस मुझे ऐसा लगता है कि ईश्वर ने और कुछ वाणी में कुछ दिया नहीं दिया, होप ज़रूर मैं दे सकती हूँ लोगों को। होप दे सकती हूँ कि उम्मीद पे दुनिया कायम है। एक इंसान जब होपलेसनेस पे होता है ना, अगर उसको कुछ थोड़ी-सी भी उम्मीद कहीं से मिल जाती है तो उसके लिए वो इनफ होती है उस पहाड़ को चढ़ने के लिए। तो वो होप हमें टैरो से मिलती है, वो होप हमें आकाशिक दे सकता है, वो होप हमें कोई ऐसी विद्याएँ दे सकती हैं। तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं होती है। जैसे मैंने किसी का सुना है कि भई आपने कुछ प्रिडिक्ट कुछ ऐसा कर दिया जिससे कि हमें डर लगता है। तो मैं कहूँगी डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, फ्यूचर तो आएगा। देखिए एक दिन मृत्यु भी होगी हमारी, राइट? एक ना एक दिन तो होगी, चाहे हम उसको बीमारी से मरें, चाहे किसी और चीज़ से मरें, लेकिन हम उसके लिए तैयार होने चाहिए, तैयारी होनी चाहिए। तो गाइडेंस या कहीं हम अटकते हैं, कहीं हम स्टक होते हैं, तो ये गाइडेंस हमें बहुत अच्छी टैरो से मिल सकती है और भी कई टूल से मिल सकती है। आई विल नॉट से कि यही एक डिफाइंड टूल है, ये टूल है, अच्छा टूल है। इसमें सबसे अच्छी बात ये है सर्जना जी कि टैरो में आपको ना ही डेट ऑफ बर्थ की ज़रूरत है, ना ही आपको टाइम ऑफ बर्थ की ज़रूरत है, जैसा कि एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी में ज़रूरत है। और टैरो इज ऑल अबाउट द एनर्जीज। सिर्फ आप एक बंदा है उसको क्वेश्चन किया एंड आपको गाइडेंस मिल जाएगी। हाँ,
प्रेडिक्शंस ये मैं कहूँगी कि एग्जैक्ट प्रेडिक्शंस, प्रिसाइज प्रेडिक्शंस, तो मुझे ऐसा लगता है कि एग्जैक्ट और प्रिसाइज कुछ भी नहीं था। इस दुनिया का कोई एस्ट्रोलॉजर, कोई न्यूमरोलॉजिस्ट ये नहीं कह सकता कि मैं बस बिल्कुल आपको 100% श्योरिटी के साथ ये कह सकता हूँ। श्योरिटी तो किसी चीज़ की नहीं है मैं कहूँगी, लेकिन हाँ, कर्मों का लेखो जोखा है सब कुछ। आप आज अपने अच्छे कर्म कीजिए, आज आप अपने कर्मों पे ध्यान दीजिए, तो ऑटोमेटिकली चीज़ें होती हैं। जैसे कि आप साइंस बैकग्राउंड से, एंड आई बिलीव कि साइंस बैकग्राउंड वाले ना इन चीजों में बिलीव रेयर केस ही करते हैं। बिल्कुल। तो बीइंग अ साइंस बैकग्राउंड, आपको क्या लगता है व्हाट इज द कनेक्टिविटी ऑफ दिस? क्या ये साइंस से भी रिलेट करती हैं चीजें परफेक्टली? पता है, मैं मेरे लिए साइंस और ये डिविनेशन टूल्स या रेकी और हीलिंग थिंग्स, ये क्योंकि मैं साइंस बैकग्राउंड से थी तो मेरे लिए इजी था सब कुछ सीखना। ओके। बिकॉज एनर्जीज, आई नो एनर्जी, व्हाट इज एनर्जी। और जब आप एक इंसान एनर्जीज को फील करने लग जाता है तो उसके लिए तो और इजी हो जाता है। जैसे आप हवा को जानते तो ही, आपको पता है कि भाई उसमें सारी नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी, ये सब। व्हेन यू फील द एयर, वो एक अलग चीज है ना। आप पंखा चलाओ तो वो पंखा जरूर ये सारी हीलिंग की काम किए मेरे लिए। तो मैं आपको कहूंगी कि बैकग्राउंड साइंस का तो और अच्छा रहता है इन सब चीजों में, बिकॉज अब मैं किसी को भी समझाती हूँ तो मैं और अच्छे से प्रिसाइज वे में साइंटिफिक तरीकों से समझा पाती हूँ कि आप इस तरीके से कीजिए। अगर आपकी कोई रेमेडी भी है तो क्यों आप करो वो रेमेडी, क्या उसके पीछे हमारा मतलब क्या उसके पीछे एक तात्पर्य क्या है, क्या उसके पीछे एक अर्थ निकलेगा, कैसा आप क्यों कर रहे हो। जैसे कोई कह रहा है कि हरी मूंग दाल को आप करो, तो हरे रंग का क्या महत्व क्यों है? क्योंकि वो सबका मित्र है, उसका रिफ्लेक्शन इतना नहीं होता है ना। हरियाली इसीलिए पेड़ हरे होते हैं। तो साइंस और ये सब चीज, ये एक्चुअली साइंस ही है, ऑकल्ट साइंस, इसीलिए इसका नाम जो है ऑकल्ट साइंसेस। व्हाई वी आर सेइंग दीज एज साइंसेस? साइंसेस का मतलब ही यही है कि कहीं ना कहीं उसी बैकग्राउंड को कनेक्ट करती है। सो इट्स वेरी इजी फॉर मी टू अंडरस्टैंड। सो बीइंग अ हाउसवाइफ, हाउ डू यू मैनेज टू के सीख भी लिया, बिजनेस भी स्टार्ट करा अपना इसी के रिलेटेड, हेल्पिंग पीपल ऑल्सो, बिकॉज आई थिंक इसमें आपकी बहुत एनर्जी लगती है। अगर आपने एक सेशन लिया तो उसकी एनर्जी फील करना, उनको समझना, उनको समझाना, विद हैंडलिंग अ स्मॉल किड एंड फैमिली, कैसे करते हो आप मैनेज ये सब चीजें? सबसे पहली बात होती है टाइम मैनेजमेंट। आई नो कि मॉर्निंग 10 o'clock से 5 o'clock ही मेरा टाइमिंग रहता है, उसके बाद में माई फैमिली टाइम इज देयर। दूसरी बात होती है एनर्जी कहाँ से मिलती है, तो वो मेरे ईश्वर, मेरे ईष्ट, मेरे परमात्मा शिव, मेरे भैरव शक्ति और मेरी माँ बगला की शक्ति जो है, वो ही ये सारा काम करती हैं। बाकी इनके साथ में मैनेज कर पाना और ज़्यादा इजी हो गया है, क्योंकि अब मुझे मेरी गलतियाँ पता चलती हैं एज अ हाउसवाइफ। मैं बहुत गलत कर रही हूँ, कहीं मेरा इरिटेशन है, कहीं मेरे फ्रस्ट्रेशंस हैं, कहीं मेरे बैक के रिजेंटमेंट्स हैं अपनी रिलेशनशिप को लेके। अब मैं उसको देख पा रही हूँ। आई विल नॉट से कि अभी भी मैं उसको क्योर कर पाई हूँ, बट आई विल से कि हाँ, अब मैं उस लेवल पे मैं उसको देख तो रही हूँ। धीरे धीरे उसको क्योर भी कर लेंगे, उसको हील भी कर लेंगे। तो ये एक मतलब एक जर्नी है। हीलिंग इज अ जर्नी। आप भी हील हो रहे हो दिन ब दिन, मैं भी हील हो रही हूँ। बस अब ये है कि उस हीलिंग से हमें ऊपर की ओर बढ़ना है, ना ही तो हमें डाउन में जाना है। लेकिन हाँ, एट टाइम्स हर एक के साथ में ऐसे टाइम आते हैं जब हम अपनी एनर्जीज को लो फील कर रहे होते हैं, जब हम थोड़ा डाउन फील कर रहे होते हैं, बट कितना जल्दी हम उससे रिकवर करके आगे बढ़ जाते हैं, दैट इज अ हीलर। तो आपने अपने ऊपर भी टैरेट अपनी रीडिंग करके भी चीजें देखिए, मैं सच बोलूँ तो मैंने अपनी टैरो रीडिंग्स पहले की थी, बट उसमें ना मुझे ऐसा लगता है कि आई गॉट बायस्ड। मेरी जो रीडिंग्स थी वो खुद के लिए बायस्ड होने लगी थोड़ी-सी। सो मैं अपनी रीडिंग्स हमेशा मेरी मैम से या औरों से ही करवाती हूँ। तो मुझे लगता है कि वो अच्छा है। अदरवाइज़ क्या है कि गाइडेंस जो होती है कहीं न कहीं हमारा दिमाग उसमें मिक्स हो जाता है। तो शायद मैं उस लेवल पे अभी नहीं हूँ कि अपनी रीडिंग्स पे इतना प्रिसाइज हो पाऊँ खुद के लिए। बट हाँ, फॉर श्योर है कि दूसरों के लिए, क्योंकि हम डिविनिटी और अपने आप को एज अ मीडियम यूज करते हैं, तो वो ईश्वर की कृपा से अच्छा है। तो तो अभी जैसे आपने बहुत सारे लोगों की रीडिंग्स करी होंगी, कभी ऐसा रहा है, मतलब मोस्ट केसेस में आई बिलीव ऐसा हुआ है, वो आपने रीडिंग्स करी, सही रही होगी, कस्टमर्स के क्या रिएक्शंस होते हैं आपके क्लाइंट्स के? अ, देखिए, रीडिंग्स जब सही निकल जाती हैं और जब कोई आपको कॉल करके बताता है कि भई ये चीज़ अच्छी हो गई है,
और ऐसा-ऐसा हुआ है जैसा आपने प्रेडिक्ट किया तो बहुत खुशी होती है। ऐसा लगता है कि हाँ, कुछ हो रहा है, कुछ अच्छा हो रहा है ना? और सही बताऊँ तो कई बार ऐसा भी होता है कि रेमेडीज़ वर्क ऑन नहीं भी करती हैं। कई बार ऐसा होता है कि डिलेज़ होते हैं लोगों के। हाँ, होती ज़रूर है बट समटाइम्स डिलेज़ कम, है ना? हर इंसान के अपने कार्मिक अकाउंट्स होते हैं, अपने कुछ पॉइंट्स होते हैं, जो चीज़ जिस समय होनी होती है, बहुत से लोग जल्दी चाह रहे हो। आज हमें पैसा मिल जाए, आज हमें ये हो जाए, आज हमें तो बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं। बट हाँ, हम उनको होपफुल रखते हैं कि प्लीज़ आप अपनी होप मत छोड़ती और करते रहिए। क्योंकि जब आप करते रहते हैं ना, जैसे स्टोन जो होता है ना समुद्र के किनारे जब लहरें चलती हैं, तो वो उस पत्थर को भी पिघला सकती है बिकॉज़ वो कंटिन्यूअसली स्टेडीली करती रहती हैं। तो हम भी जब स्टेडीली प्रहार करते रहते हैं किसी चीज़ पे, तो वो पत्थर टूटेगा ही टूटेगा, चाहे वो पत्थर ही क्यों नहीं है। एग्जैक्ट। तो वो चीज़ ज़रूर होगी। तो जैसा कि अपन ने सब चीजें भी डिस्कस करी, तो मैं जानना चाहती हूँ बड़ा बड़ा कि अगस्त का जो मंथ है 1 to 9 न्यूमरोलॉजी नंबर के लिए कैसा रहने वाला है, अगर आप अभी कार्ड्स निकाल के अगर चेक ज़रूर, करें तो। ज़रूर। तो हम लोग नंबर 1 वाले स्टार्ट करते हैं से अपन। स्टार्ट करते हैं। तो 1 का आगे आने वाला जो अगस्त है बचा हुआ वो कैसा रहने वाला है? दैट इज़ अ जस्टिस कार्ड। जस्टिस कार्ड मीन्स के जस्टिस होगा, है ना? ये अभी अपने लाइफ में थोड़ा बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं नंबर 1 वाले, है ना? तो इस टाइम में जो आगे के ये जो टाइम चलेगा उसमें ये बैलेंस बना पाएँगे, है ना? और उनको इस पे वर्क भी करना चाहिए, बैलेंस बनाने की कोशिश भी करनी चाहिए और ये बना भी पाएँगे। ये अचीव कर पाएँगे इस समय में। तो ये ज़रूर करें नंबर 1 के लिए जस्टिस का। एंड अब नंबर 2 की बात करते हैं। जी, ज़रूर नंबर 2 की बात करते हैं कि नंबर 2 का कैसा रहेगा। तो नंबर 2 का अगस्त जो है वो हर्मिट कार्ड है, नंबर 9 का कार्ड है। दैट ये पर्सन जो हैं, गुस्सा इनको ज़्यादा आने के चांसेस रहेंगे, ज़्यादा चिड़चिड़े और फ्रस्ट्रेटिव रह सकते हैं। बट अगर ये मेडिटेट करते हैं, अपने माइंड को कंट्रोल करते हैं, तो ज़रूर स्पिरिचुअल एस्पेक्ट थोड़ा-सा बढ़ाते हैं, तो ये अपने माइंड को कंट्रोल कर पाएँगे। जी। नाउ नंबर 3 दैट इज़ नंबर 3 गुरु का नंबर है एंड जुपिटर। सो नंबर 3 के लिए आया है फूल कार्ड दैट इज 0 नंबर का कार्ड है ये शो करता है कार्ड के एक न्यू बिगिनिंग को शो कर रहा है कि नंबर 3 वालों की लाइफ में जिनका पर्सनालिटी ट्रेट आई एम टॉकिंग अबाउट कि जिनका पर्सनालिटी नंबर इज 3 है ना तो डेट उनका ऑफ बर्थ से। हाँ डेट ऑफ बर्थ से जैसे कि जो 3 को पैदा हुए हैं और जो 12 को पैदा हुए हैं या जो 21 को हुए हैं या जो 30 को है ना तो आप जो फूल कार्ड शो हो रहा है दैट इज एन डिनोशन ऑफ अ न्यू बिगनिंग है ना सो न्यू बिगनिंग इनकी लाइफ में आ सकती है प्लस इनको भजन करना चाहिए अगर ये रेमेडियल पार्ट भी अगर आप देखें तो न्यू बिगनिंग कब होगी जब ये अपने आप को फोकस करेंगे भजन में जप में तो इनको बहुत हेल्प मिलेगी तो जब कोई स्पेसिफिक नाम का होना चाहिए या कोई भी नाम? जप हमारी इष्ट के अनुसार होना चाहिए। आप राम नाम भी जप कर सकते हैं, आप अपने इष्ट माता रानी का नाम जप कर सकते हैं। बस मैं ये मानती हूँ कि एक इंसान अगर मैं तो ये कहूँ पेंसिल, 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 पेंसिल भी जप करे और अगर उसका इष्ट है कि यही मेरे भगवान का नाम है, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो भी उसके लिए काम करता है। बस मेन चीज़ होती है आपका श्रद्धा, आपकी हृदय में आपकी क्या बात है। तो नेक्स्ट हमारा आता है दैट इज़ नंबर 4 4 यानी राहु का नंबर है, तो उसके लिए क्या आ रहा है? दैट इज़ चैरियट कार्ड है। चैरियट कार्ड शो कर रहा है यहाँ पे कि ये लोग ट्रैवल करने की कोशिश में लगे हुए हैं कि या तो ये अपनी जगह चेंज करना चाहते हैं या ये कहीं घूमने जाना चाह रहे हैं। लेकिन इनके बहुत स्टक हो रहे हैं, है ना? कहीं न कहीं रुकावट इनके बहुत आ रही है। तो ऐसे लोगों को डॉग्स को फीड करना चाहिए, है ना? भूखे डॉग्स को जनरली, खाए-पिए हुए नहीं, हट्टे-कट्टे नहीं, तो उनको फीड करना चाहिए। बात करते हैं अब नंबर 5 नंबर 5 की। बिल्कुल नंबर 5 के लिए ये थोड़ा-सा टाइम नेगेटिविटी से घिरा हुआ हो सकता है, दैट इज़ अ टावर कार्ड इज़ देयर, है ना? नेगेटिविटी से घिरा हुआ हो सकता है ये समय, लेकिन
ऐसे लोगों को अपने जो भी अभी का आगे आने वाला टाइम है, ट्यूसडेज और सैटरडेज को नमक से के पानी से नहाना चाहिए, अपने ऑरा क्लीनिंग करनी चाहिए, वो उनके लिए अच्छा रहेगा। सो नंबर 6 इज माई ऑल्सो माई नंबर, दैट नंबर 6 वाले हमेशा प्रेम ही आता है इसका, है ना? लव का आप देख लीजिए, लव एंड लवर्स वाला कार्ड है, दैट इज इन लोगों का टाइम जो है दैट इज रोमांस में, प्रेम में रहेगा। और ऐसे लोगों को मतलब सिर्फ अपने पार्टनर से ही नहीं, अपनी फैमिली लव को भी, फैमिली में अगर कोई उनसे नाराज है, कोई गुस्से में है, तो उसको भी मनाना चाहिए, बिल्कुल उनको उनको फॉरगिव करना चाहिए। ठीक है, नंबर 7 की बात करते हैं। नंबर 7 के लिए भी हमारे पास में पहला तो लव कार्ड ही आ रहा है, इनका भी अच्छा रहने वाला है टाइम। बट एक और कार्ड इनके साथ में निकला है, दैट इज अ स्टार कार्ड, यानी कि इनका इस टाइम करियर वाइज भी बहुत अच्छा रहेगा, एज वेल एज फैमिली लाइफ भी बहुत अच्छी रहेगी ये वाले टाइम में। तो इट्स अ वेरी गुड कार्ड्स आए नंबर 7 के लिए। नाउ नंबर 8 वाले के लिए भी बहुत अच्छे कार्ड्स प्रेडिक्ट हो रहे, दैट इज अ व्हील ऑफ फॉर्चून और द स्टार कार्ड, यानी कि आपका भाग्योदय वाला समय है और आपका जो स्टार्स हैं वो आपके साथ हैं। आपको जैसे कहते हैं ना, किसी भी काम में हाथ डालेंगे तो वो आपको साथ देगा, हो जाएगा। जो लास्ट नंबर इज नंबर 9 वालों के लिए भी अच्छा टाइम है, स्टार्स उनकी साथ देंगे। बट एक चीज है कि वो अपने आप को थोड़ा स्थिर रखें, है ना, बैलेंस। अगर वो अपने आप को बैलेंस रखते हैं, अपने स्पिरिचुअल एस्पेक्ट को बढ़ाते हैं, तो वो काफी अच्छा उनके लिए रहेगा आने वाला टाइम। आई थिंक सबको ही रीडिंग्स देखनी चाहिए, बचे हुए अगस्त के लिए कैसा जाने वाला है। तब मेरे लिए बहुत सीरियस क्वेश्चन है, मैं बहुत कंसर्न हुई देख के कि इतनी ज्यादा नेचुरल कैलामिटीज जो हो रही है हमारे आसपास, चाहे उत्तराखंड में क्लाउड का फटना हुआ या फिर जापान के अंदर सुनामी का आना एंड लॉट ऑफ अदर थिंग्स जो करंटली होती जा रही है, दिस ट्रेन एक्सीडेंट फ्रॉम अहमदाबाद। हाउ इज द अदर हाफ ईयर गोइंग टू बी? क्या होने वाला है हमारे अदर हाफ के लिए? मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि कैसा रह सकता है। अदर हाफ हमारा शांत रहेगा कंपैरेटिवली पहले के 6 महीनों से, ऐसा कार्ड्स प्रिडिक्ट कर रहे हैं। सेकेंड थिंग जो आ रही है, हाँ, इन दिनों अनप्रिडिक्टिव डेथ्स होने के चांसेस है। मतलब शांत रहने का मतलब जैसे वॉर्स और ये एक्सीडेंट्स में शांत हो जाएगा, बट घरों में जैसे नॉर्मली आपने किसी का प्रिडिक्ट ही नहीं की ऐसी डेथ्स, जैसे कि भाई सोचा ही नहीं यार ये इंसान कैसे जा सकता है, तो ऐसी डेथ्स होने की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। तीसरा, ये इमोशनल लेवल पे थोड़ा सा बहुत, मतलब चंद्रमा का कार्ड है, इमोशनली काफी मतलब अप्स एंड डाउन्स वाला टाइम रहेगा, है ना? आप कभी तो बहुत अच्छा फील करेंगे, मूड स्विंग्स होना, काफी अच्छा फील करना, और कभी बिल्कुल डाउन फील करना। एंड द लास्ट इज द डबल एनर्जीज, अभी परचम पे आने के चांसेस हैं इन दिनों। मतलब अ, आप देखेंगे नेगेटिविटी इज ऑल अराउंड द ऑरा। लेकिन मैं ये कहूँगी कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम प्रलय के निकट पहुँच रहे हैं। देखिए, ये चीज़ होनी ही है, ये सिर्फ 2025 की बात नहीं है, ये सब चीज़ें शुरू हो चुकी हैं कब की, हम तो बस उस बहाव में बहते जा रहे हैं। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हमें किसी भी चीज़ से घबराने की ज़रूरत है, कुछ डरने की ज़रूरत है। बस हम उस डिवाइन पावर से कनेक्ट हों, अपने ऑरा को अच्छा रखें, अपने मन को अच्छा रखें, अपने आसपास पॉजिटिविटी रखें। क्योंकि अगर एक इंसान भी अपने ऑरा पर पॉजिटिविटी रखेगा, आप, मैं रखूंगी, आप रखेंगे, आपके आपको देख के कोई और रखेगा, तो ऑब्वियसली हम सब पॉजिटिव हो जाएंगे। लेकिन हम पहले से ही सोच लेते हैं कि भाई ये तो साल ही ऐसा है, ये तो ऐसा ही खराब होना है, तो इट वी आर क्रिएटिंग द नेगेटिव एनर्जीज फॉर दिस नेचर। लेकिन मैं तो ये कहूँगी जो होना है वो होके रहेगा। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, तो हम कम से कम इसमें ऐड ऑन नहीं करें नेगेटिविटी, हम इसमें पॉजिटिविटी ऐड ऑन करें। हम अपने ईश्वर को याद करें, जितने हम जप कर सकते हैं उतना करें, अपने मंत्रों का जप करें, अपने इष्ट को याद करें बस। और लोगों को ब्लेस करें, लोगों की सेवा करें, है ना, ब्लेसिंग्स लें, और हो सके तो खुशियां मनाओ यार। जितना समय भी आपके पास बचा है या जो भी बचा है, खुश रहो,
और लोगों को खुश रखने की कोशिश करो। दैट्स इट, दैट्स द ऑल। मैं यही कह सकती हूँ, मुझे नहीं लगता कि कोई भी चीज़ इतनी परफेक्ट है कि आपका फ्यूचर बता सकती है। लेकिन हाँ, आपको अगर कोई चीज़ पॉजिटिव बना सकती है, तो वो आपकी हेल्प कर सकती है। दैट्स इट। बाकी तो ईश्वर से बड़ा इस दुनिया में और कोई नहीं है। तो आप उस पे पक्का विश्वास रखिए, वो डिवाइन एनर्जी पे। आप चाहे किसी भी डिवाइन एनर्जी को, लेकिन हाँ, एक डिवाइन एनर्जी ज़रूर है। चाहे आप उसको अल्लाह कहिए, चाहे आप उसको एंजल कहिए, चाहे आप उसको राम कहिए, चाहे आप उसको शिव कहिए। जिस भी इष्ट को आप मानते हैं, उस इष्ट से कनेक्टेड रहिए। बाकी तो कर्मों के लेखे जो कि हम सब भुगत रहे हैं, आप भी भुगतेंगे, मैं भी भुगतूंगी, इसको हम नहीं चेंज कर सकते। जैसा कि मैंने आपको बोला, सीड्स जो प्रारब्ध से लाए हैं उसको नहीं बदला जा सकता, लेकिन सिंचाई तो हमारे हाथ में है। आज तो हम अच्छा बनाएं। आई थिंक हमने बहुत सारी चीज़ें बहुत शॉर्ट टाइम में अच्छे से कवर कर लिए। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द शो। थैंक यू सो मच कि आपने इस लायक समझा कि एक हाउसवाइफ को भी आप अपने पॉडकास्ट पे बुलाएं। हाउ सो इट्स आर मोस्ट हाँ, सो वो एक बहुत अच्छी बात लगी मुझे इस पॉडकास्ट की। तो कि आप ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ बहुत बड़े लोगों को ही इनवाइट कर रहे हैं। आप सिर्फ, मुझे इस पॉडकास्ट की सबसे अच्छी बात जो लगती है वो ये है कि ये हर उस सक्सेस को सेलिब्रेट कर रहे हैं कि आदमी अगर इतना भी सक्सेसफुल हुआ है तो भी वो एक सेलिब्रेशन का पॉइंट बनता है। दैट इज, मैं उसके लिए आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी। मच। और मुझे सच में लगता है कि हर इंसान की छोटी या बड़ी सक्सेस शुड बी सेलिब्रेट। बिल्कुल, बिल्कुल, और सेलिब्रेट करना ही चाहिए और आपका कॉन्फिडेंस मिलता है। और सीखने के लिए तो छोटा या बड़ा वैसे भी नहीं देखा है। एग्जैक्टली, हर किसी के पास अपनी लर्निंग्स है। थैंक यू सो मच फॉर थैंक यू सो कमिंग मच। हियर। थैंक यू।